हमारा आज का टॉपिक है द स्टेट एग्जीक्यूटिव। द स्टेट के बारे में अगर आप नोटिस करें तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 5 में था द यूनियन, और द यूनियन में हम लोगों ने अब तक 2 पार्ट पढ़ा है। नंबर 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ा है, एंड नंबर 2 हमने थोड़ा सा लेजिस्लेचर को भी पढ़ा है। आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट होगा पार्ट 6 का, जिसको बोलते हैं स्टेट्स। और इस स्टेट्स का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इसका एग्जीक्यूटिव। ना ये एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है? ये एग्जीक्यूटिव में आ रहा है नंबर 1 गवर्नर ऑफ स्टेट, एंड नंबर 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 75 में यूनियन लेवल पे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये लिमिटेड टू स्टेट्स है। इसका आर्टिकल 75 नहीं है, इसका आर्टिकल 162 एंड 163 एंड 164 है। आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 में एड एंड एडवाइस की बात की गई है। आर्टिकल 164 में प्रोविजंस की बात की गई है कि मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है और मिनिस्टर बनने के बाद क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं या क्या क्या प्रोविजंस है। बेसिकली अगर आप इसका काउंटर पार्ट सेंटर में बात करें तो ये आर्टिकल 74 और ये आर्टिकल 75 की तरह काम कर रहा है, या मोरलेस वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह से इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के मैटर में आर्टिकल्स था, या कुछ आर्टिकल सेलेक्टिवली प्रेसिडेंट के मैटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पे प्रोविजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रादर देन आर्टिकल्स का। फिर भी मैं आर्टिकल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आर्टिकल पे ज्यादा ध्यान मत देना। जो मेन मोटिव है वो है प्रोविजन, वो याद होना चाहिए। आर्टिकल 153 में बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट। क्या है प्रोविजन? बोला गया कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा, हर एक स्टेट में। बाद में इसी चीज को अमेंडमेंट करके ऐड किया गया कि एक ही गवर्नर मल्टीपल स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। अभी इसका हाल में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ला गणेशन का, जो मणिपुर के भी गवर्नर थे और एट द सेम टाइम ये वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर थे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि एक ही गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकते हैं। आर्टिकल 153 में यहाँ ये बोला गया है गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा, और अगर ऐसी जरूरत महसूस होती है तो एक ही आदमी को मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है। दूसरा बोला गया ये गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक होगा? बोला गया गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर उसी स्टेट तक होगा जिस स्टेट का वो गवर्नर है। मतलब ये गवर्नर आर्टिकल 154 के मुताबिक ही शैल बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कंसर्न। जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं उसी स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, और ये एग्जीक्यूटिव पावर वो इधर डायरेक्टली खुद से एंजॉय करेगा या फिर अपने ऑफिसर सब ऑर्डिनेट के जरिए ये पावर एक्सरसाइज करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 53। थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। देखो प्रेसिडेंट के मैटर में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड हो रहा था, गवर्नर इलेक्टेड नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपॉइंट करेगा तो ये अपॉइंटमेंट
कौन करेगा? ये अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट आएगा तो आगे जाके 156 में बोला गया है इसका टर्म, तो ये टर्म अंडर आर्टिकल 156 बोला गया नॉर्मली 5 इयर्स। 5 इयर्स उस दिन से जिस दिन ये अपने ऑफिस में एंटर करेगा, और बोला गया ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग शायद डिस्कस कर चुके हैं जब मिनिस्टर्स के बारे में 75 क्लॉज 2 पढ़ा था। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, एज पर द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट का विल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने आर्टिकल 74 में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का विल का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विल। तो प्रेसिडेंट खुद से तो कुछ कर नहीं रहा है, एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे सारा कुछ करवा रहा है। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आज का क्लास काफी फास्ट होगा बिकॉज हम लोग ज्यादातर चीजों को कोरिलेट करके पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी प्रेसिडेंट का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, जस्ट उसको कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ जाना है। टर्म ऑफ द ऑफिस, तो एक तो वो 5 साल रहेगा, दूसरा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा, और तीसरा है कि एक और तरीका है प्री मेच्योर टर्मिनेशन का। ठीक है, वो है एक, या तो वो मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, या फिर वो रेजिग्नेशन दे सकता है। अब जब वो रिजाइन करेगा तो रिजाइन किसको एड्रेस करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि इसका बॉस असल में प्रेसिडेंट है। अगर गवर्नर का 5 साल कंप्लीट हो गया तो क्या वो ऑफिस में उसी दिन, ऑफिस से उसी दिन निकल जाएगा जिस दिन उसका 5 साल कंप्लीट हो रहा है, या कुछ दिन और स्टे कर सकता है? जवाब ये है कि जब तक उसका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आएगा तब तक ये अपने ऑफिस को कंटिन्यू करता रहेगा, इवन आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद भी ये अपने ऑफिस को उस दिन तक कंटिन्यू रखेगा जिस दिन तक इसका सक्सेसर नहीं आता है। आई होप मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी अपने ऑफिस को यूं ही छोड़कर नहीं जाएगा, जब तक कोई सक्सेसर नहीं आता है वो ऑफिस में बियॉन्ड कंप्लीशन ऑफ द टर्म काम करता रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात की गई है आर्टिकल 157 में। सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन है। नंबर 1 इंडियन होना होगा, एंड नंबर 2 मिनिमम 45 इयर्स ऑफ एज इसका होना होगा। ये 2 कंडीशन अगर कोई आदमी फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल है इंडिया में किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए। देयर आर सम कंडीशंस, आर्टिकल 158 कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन तो है उसकी सैलरी। किसी स्टेट का गवर्नर जो है उसको एक सैलरी मिलेगी, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट अगर कोई नियम बनाता है तो उसके हिसाब से उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, जो जो कंडीशन उसको देता है वो कंडीशन को मानना पड़ेगा। ये सबों के लिए सेम कंडीशन है कि अगर टाइम टू टाइम पार्लियामेंट अगर किसी भी पोस्ट के लिए कोई लॉ बनाता है जिसमें वो इंटाइटल्ड है लॉ बनाने के लिए, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर कंडीशन बोला गया है वो किसी नॉट अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, चाहे वो सेंटर का पार्लियामेंट हो या स्टेट का लेजिस्लेचर हो। दूसरा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में एक रफ डिटेल मैंने दे दिया था, आई होप अगर नहीं याद है तो आप प्रेसिडेंट में पढ़ सकते हैं, शायद वहीं पे बोला था। इसके अलावा उसको एक घर मिलेगा जिसके लिए उसको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर गवर्नर किसी एक से ज्यादा स्टेट का ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहा है, गवर्नरशिप परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में उसकी सैलरी, जो भी सैलरी बनती है वो दोनों स्टेट से 50-50 बटेगी, या जितने स्टेट से उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन होगा। गवर्नर की सैलरी कितनी है? गवर्नर की सैलरी है इंडियन करेंसी में 3,50,000 पर मंथ। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद फिर उसको जो पेंशन वगैरह मिलेगा वो उसका अलग बेनिफिट है। एक चीज और है, इसके अलावा अगर कोई और भी अलावेंसेस मिल रहा है तो वो गवर्नर के टर्म के दौरान कम नहीं कर सकते हैं।
जब नया गवर्नर, मान लीजिए कि आप गवर्नर को बोल रहे हैं कि ऐसा कि गवर्नर के पास जो तनख्वाह जा रही है वो बहुत ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, तो आप आने वाले गवर्नर के लिए ये सैलरी कम करेंगे। करंट गवर्नर के किसी भी एमोल्यूमेंट्स या उसकी सैलरी या जो भी अलावेंसेस आ रहा है उसको उसके टर्म के दौरान कम नहीं कर सकते। क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज बोलते रहना आप लोग। आर्टिकल 159 फोर्थ ऑफ, सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए। बोलो। हाँ सर हो गया। आर्टिकल 159 ये बात करता है ओथ ऑफ द गवर्नर। नाउ क्वेश्चन ये आएगा, हु विल एडमिनिस्टर द ओथ? तो ओथ ऑफ द गवर्नर इज ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। जिस किसी स्टेट के आप गवर्नर बनने वाले हैं उसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथों आपका ओथ दिलाया जाएगा। ठीक है? ओथ क्या है, क्या उसमें बोलता है नहीं बोलता है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है। मेंस में भी अभी तक तो नहीं आया है। ये यूपीएससी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन किया गया था कि कौन सा पर्सन क्या ओथ लेता है। तो याद रखिएगा कि अगर कभी ऐसी किस्मत खराब हो जाए कि पूछ ले, तो ये ओथ लेता है बिल्कुल वही ओथ जो प्रेसिडेंट लेता है, और वो है कि टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट का ओथ था। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट अगर प्रेसिडेंट का याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार जान के रखिएगा। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओथ लेता है। प्रेसिडेंट भी यही ओथ ले रहा है, गवर्नर भी यही ओथ लेता है। आर्टिकल 160 बात करता है कि गवर्नर कुछ कंटिजेंसी में या कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें जो इस पार्ट में, दैट इज पार्ट 6 में मेंशन नहीं किया गया है, और वैसा कोई इवेंट हो जा रहा है, तो उस केस में गवर्नर अपनी मर्जी से अपने अपने डिस्क्रिप्शन पे कोई एक्शन ले सकता है ना। इसी चीज के वजह से एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पर कि विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ पावर और एक्सरसाइज हिज पावर, द jurisdiction of governor is much larger than the president of India। क्या मतलब होता है इसका? कि हम लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल 74 में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट सिर्फ उतना ही कर सकता है कि जितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। दैट इज अ प्रेसिडेंट इज हेल्पलेस विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट गवर्नर के पास इतनी मजबूरी नहीं है। प्राइमरीली वो वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कंसर्न उसको एडवाइस करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे प्रेसिडेंट गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करना है और कहीं मेंशन नहीं है कि इन हालात में क्या करना चाहिए, तो गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस का वेट नहीं करेगा। यही एडवांटेज है गवर्नर होने का ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 161, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। आई होप के पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के मैटर में भी लिखवाया था मैंने, सबके पास कॉपी किया हुआ है। यस तो याद रखना, मैं दोबारा लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज बोलना। मैं ग्रुप में आपके डाल दूंगा वो जो 5 तरह के पार्डन हमारी कंट्री में अलाउड है, वो पांचों का पांचों पार्डन गवर्नर भी एंजॉय करता है। पहले मौत की सजा पे गवर्नर के कोई राइट नहीं था पार्डन देने का, लेकिन 2021 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जिसमें बोला गया कि गवर्नर इक्वल पावर एंजॉय करता है प्रेसिडेंट के इन द मैटर ऑफ पार्डनिंग टू एनी कन्विक्टेड। ये जो पार्डन कर रहा है, ये पार्डन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि गवर्नर कांट एक्सरसाइज हिज पावर in case of
कोर्ट मार्शल, आर्मी कोर्ट में अगर कुछ आर्मी कोर्ट से अगर कोई सजा दी गई है तो उस केस में गवर्नर को कोई पावर नहीं है कि वो मैटर को डील करे या उसको पार्डन करे, सिवाय सिर्फ प्रेसिडेंट को इस पे राइट है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है। यहीं पे खत्म होता है अपना गवर्नर। इसके बाद आर्टिकल 62 में बोला गया है कि किस एक्सटेंट तक एग्जीक्यूटिव पावर चलेगा वो अपने लिए जरूरी नहीं है। आर्टिकल 163 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 163, और यहाँ मेन सब्जेक्ट है एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मिनिस्टर्स के जो काउंसिल है ये स्टेट के लिए बात चल रही है, यूनियन की बात नहीं चल रही। यहाँ पे बोला गया कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, और गवर्नर जहां तक पॉसिबल है इस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है वहीं तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेगा। इसके अलावा अगर कोई मैटर आता है तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करेगा। और अगर कोई मैटर आता है जिसमें गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करने की नौबत आ गई है, तो वो जो एक्टिविटी या जो ड्यूटी या जो रोल प्ले किया जाएगा या जो एक्शन लिया जाएगा बाय द गवर्नर वो फाइनल होगा, उसको किसी भी केस में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब गवर्नर का डिस्क्रिशनरी राइट इम्यून है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस भी कर रहा है तो उस एडवाइस को भी हम लोग इंक्वायर नहीं कर सकते इन एनी जुडिशियल कोर्ट। ये चीज हम लोग पिछले दिन भी पढ़ा था। इट इज वेरी सिमिलर टू टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ विद टू आर्टिकल 74। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ गवर्नर को कुछ डिस्क्रिप्शन हासिल है, वहां प्रेसिडेंट को कोई भी डिस्क्रिप्शन हासिल नहीं था। आर्टिकल 164, प्रोविजन एज टू अ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स टोटल 3 तरह के होंगे, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हैं प्रेसिडेंट वाले मैटर में। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर। प्रोविजन ये बोल रहा है क्लॉज 1 में कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा, और चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट पे अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, सब्जेक्ट टू चार स्टेट में चार स्टेट में एक मिनिस्टर होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है ना, 4 स्टेट्स में हम नाम बोल रहे हैं, झारखंड, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 मध्य प्रदेश, एंड नंबर 4 छत्तीसगढ़। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बोला गया कंपल्सरीली देयर मस्ट बी अ मिनिस्टर इन चार्ज फॉर ट्राइबल वेलफेयर। मतलब देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर वाले मैटर में पढ़ा था कि किस आदमी को क्या मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन सा मिनिस्ट्री बनेगा, कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा, नहीं बनेगा, डिपार्टमेंट को एबोलिश किया जाएगा, इस सारा डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है। अकॉर्डिंगली स्टेट के अंदर वैसा ही सारा डिसीजन जो है वो चीफ मिनिस्टर लेता है। तो कौन मिनिस्टर बनेगा और किस डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो का मिनिस्टर बनेगा ये डिसीजन भी चीफ मिनिस्टर का है। बट इन 4 स्टेट्स में ये कंपलसरी किया गया है कि यहाँ पर एक मिनिस्टर इंचार्ज फॉर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इंचार्ज फॉर ट्राइबल वेलफेयर लाना पड़ेगा। अब इस ट्राइबल वेलफेयर को आप एडिशनली
इस ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर को एडिशनल या शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास या कोई भी अलग काम दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक पोस्ट बनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्टर फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसी में एसटी भी आ रहा है, उसी में एससी भी आ रहा है, उसी में बैकवर्ड क्लासेस भी आ रहा है, और उसी में ईडब्ल्यूएस कोटा वाले भी लोग आ रहे हैं, कोटा वाले लोग। लेकिन इन चारों स्टेट में ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर को अलग बनाना पड़ेगा। अब उससे आप कोई और काम निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर? नो सर। ओके, आर्टिकल 164 को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं 164 क्लॉज 1A में एक चीज ऐड किया गया था, वो था मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना होना चाहिए था? याद नहीं है किसी को? देखिए, दो चीजें याद रखना, स्ट्रेंथ की जब बात की गई दो स्ट्रेंथ होगा। जब सेंटर में पड़ा था तो वो मैक्सिमम था, और वो था 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। वेयर एज यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया, वो है मिनिमम। मिनिमम कितने लोग होंगे? मिनिमम 12। मैक्सिमम में परसेंटेज है, मिनिमम में परसेंटेज नहीं है। ज्यादा बुद्धिमानी करते करते ऐसा नहीं करना कि आप मिनिमम 12 वाले में भी परसेंटेज मार दो, ऐसा नहीं है। बोला गया है 91st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये लिमिट दिया गया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा किसी भी स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके बाद क्लॉज 1B में बोला गया है, मैं यहाँ से बोलना शुरू करता हूँ, बाकी चीजें ओरल रहेंगी। तो क्लॉज 1B में बोला गया है कि अगर कोई आदमी जो मेंबर ऑफ ईदर हाउस है और मिनिस्टर भी है, और फॉर एनी रीजन वो अपनी मेंबरशिप को खो देता है, तो वो अपनी मिनिस्ट्री भी खो देगा, चाहे वो रीजन 10th शेड्यूल के जरिए हो या किसी और कारण के जरिए हो, ठीक है। मेंबरशिप उसका चला जाएगा। क्लॉज 2 में बोला गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर enters upon क्लोज टू में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल कलेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देखो, दो हाउसेस होते हैं स्टेट में, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। रेस्पेक्टिवली ऑफिशियल नेम है विधान सभा और विधान परिषद। तो कोई भी आदमी अगर मिनिस्टर है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो गया, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एनी रीजन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे मिनिस्टर ने रिजाइन एक झटके में कर दिया। यही हुआ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से हाउस में है? ये लोअर हाउस में है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली में है, विधान सभा बोल सकते हैं उसको, और कहीं नहीं है। क्लॉज 3 में ये बात रखी गई है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो मिनिस्टर बन रहा है, तो उस वक्त तक अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर सकता है जब तक वो ओथ ना ले ले कि अपने ऑफिस में सिक्रेसी मेंटेन करेगा। और ये ओथ एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर या वो आदमी जिसको गवर्नर इस काम के लिए अपॉइंट कर रहा है। इसके साथ क्लॉज 4 में कहा गया है कि अगर कोई आदमी जिसको मेंबरशिप नहीं मिला हुआ है हाउस का, लेकिन इसके बावजूद वो मिनिस्टर बन गया है, हाउस का मेंबरशिप का मतलब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, और इसके बावजूद वो मिनिस्टर बन गया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीना ही इस कैपेसिटी में काम करेगा। जैसे ही ये 6 महीना खत्म होता है, उसकी मिनिस्ट्री भी चली जाएगी। और आखिरी है क्लॉज 5 में कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर, जो भी इसकी तनख्वाह आ रही है या उसका अलाउंसेस आ रहा है मिनिस्टर का, तो उसको डिसाइड करने का राइट स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, स्टेट का जो हाउसेस है उसके पास है। ये खत्म हुआ अपना एग्जीक्यूटिव का पूरा पार्ट। ओके, बताओ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा।
आर्टिकल 167, that is duties of the chief minister. ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो वेरी सिंपल है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी थी। प्रेसिडेंट के पास ये जाएगा, गवर्नर के पास, गवर्नर को बाहर के अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स से अवेयर कराएगा, और अगर कभी गवर्नर को लगता है कि चीफ मिनिस्टर से कोई रिपोर्ट चाहिए होगी तो वो इसी आर्टिकल के तहत उससे रिपोर्ट भी मांग सकता है।